आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स कक्षा 11 की पहले चैप्टर भौतिक जगत की फिजिकल। देखिए कक्षा 11 बच्चों, आप लोग कक्षा 10 से मतलब कक्षा 9 कक्षा 10 पास करके आप कक्षा 11 में पहुँचे हो। अब जो आप चीज़ें देखोगे कक्षा 11 से, आप देखोगे कि ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने को पड़ेंगी। जो चीज़ें आप कक्षा 9th में 10th में कहीं ना कहीं आप उससे पढ़े होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो होंगी वो नई चीज़ें रहेंगी। यहाँ से बच्चों कहा जाता है कि अगर आप अब तक अगर आप लापरवाही भी किए होंगे तो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे ना, क्योंकि उसमें जो चीज़ें रहती हैं उतना ज़्यादा डीपली नहीं रहती हैं। लेकिन अब जो चीज़ें आएंगी वो धीरे धीरे डीपली होती ही जाएंगी। इसलिए यदि आपका शुरुआत से यदि आपका बॉन्ड जो रहेगा मजबूत रहेगा फिजिक्स से, तो आपको आगे की चीज़ें भी आसानी से समझ में आएंगी। जब आप 12 में पढ़ोगे, कुछ बच्चे होते हैं मतलब उन्हें लगता है कि 11 और 12 का सिलेबस अलग है एकदम। बच्चों अलग है, लेकिन NCERT बच्चों NCERT खुद कहता है बच्चों कि जो जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी पार्ट हैं, जैसे पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट मतलब पहला चैप्टर हमारा है भौतिक जगत। उसके बाद आप पढ़ोगे मात्रक तथा मापन, उसके बाद समतल में गति मतलब सरल रेखा में गति, उसके बाद समतल में गति। ये जितने भी चैप्टर हैं, ठीक, ये एक क्रम वाइज आपको पढ़ना है। जैसे अगर आप क्रम वाइज पढ़ोगे भैया, क्रम वाइज पढ़ते जाओगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जैसे यदि आपने पहले पढ़ लिया मात्रक और मापन पढ़ लिया भैया, उसके बाद आपने सीधे पढ़ लिया समतल में गति। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आपको अच्छी तरीके से आएगा, लेकिन आप कुछ न कुछ चीज़ों को छोड़ते रहेंगे। जैसे बात वही हुई कि यदि मैं आपसे कहूँ कि आप छोटे हो, मान लो मैं छोटा सा बच्चा हूँ अभी, तो यदि मुझे पहले मुझे 11th पढ़ना होगा, तभी मैं 12th को पढ़ूँगा। या जैसे कि देखो, आपने पहले 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, एक मतलब क्रम वाइज आप पढ़ रहे हो ना। ये नहीं कि पहले 5 सीधा 10 में चले गए, तो बीच में गैप होने से आपको ऐसा नहीं कि 10 की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बीच की जो चीज़ें छोटी हुई हैं वो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट डालेंगी आपके अध्ययन के ऊपर। इसलिए बच्चों आप क्रम वाइज पढ़िए ना। जैसे मतलब पहले ही आप ये पढ़िए, ठीक, उसके बाद आप पढ़िए, क्या पढ़िए, मात्रक और मापन पढ़ लिए। उसके बाद आप पढ़िए एक विमीय गति पढ़िए। मतलब जैसे किताब में जैसे दिया है क्रम से, आप उसी क्रम से पढ़िए। क्योंकि जो किताब को डिजाइन करने वाले हैं बच्चों, आप देखेंगे वहाँ पर जो शुरुआत में लिखा रहता है उसमें बताया जाता है, अध्यापक के लिए निर्देश जो लिखा रहता है, अध्यापक को बताया जाता है कि क्रम वाइज पढ़ाइए। लेकिन मुझे भी पढ़ाया गया है पहले, मतलब कक्षा 11 में जब मैं था। आपको बच्चों अभी भी शायद पता होगा कि आप 11 में गए हो ना, तो उसमें फर्स्ट रहेगा और सेकंड रहेगा, 2 पार्ट रहेंगे। फिजिक्स का 2 पार्ट रहेगा, पहला रहेगा फर्स्ट, दूसरा सेकंड। तो फर्स्ट में आप कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे, जैसे आप पढ़ोगे ये मात्रक मापन पढ़ोगे, समतल में गति पढ़ोगे, मतलब एक विमीय गति पढ़ोगे, उसके बाद विमीय विश्लेषण, प्रक्षेप गति, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। और उसका दूसरा वाला पढ़ोगे। तो कई बार मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ें जो पहला वाला होता है, एक टीचर इसको पढ़ाता है और जो दूसरा टीचर रहता है वो दूसरा वाला पढ़ाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मुझे लगता है, वहाँ तक आपको क्रम वाइज पढ़ते रहना चाहिए। जैसे पहले आप पहला भाग खत्म करिए, भाग 1 खत्म करिए, उसके बाद भाग 2 खत्म करिए, तब जाकर के चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जितना उसमें दिया रहेगा उतना आपको समझ में आएगा, ठीक। और हर एक टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भी टॉपिक छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप अभी देखो 11th में हो, तो आप
नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करो। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 12th एग्ज़ाम पास करना है, मुझे अच्छे नंबर लाना है। अच्छे नंबर बच्चों रट करके भी आ जाता है। अच्छे नंबर लाने के लिए आप केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही पढ़ करके अच्छा नंबर ला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नंबर अच्छा ना लाओ, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि आप नंबर लाने से साथ साथ आप अच्छे तरीके से पढ़ो भी, ताकि आगे चल करके आपको वो फायदा करे, नुकसान ना करे। ठीक, तो आइए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो बच्चों आप भी 11th से 12th मतलब 10th मतलब हाई स्कूल पास करके आप 11 में आए हो, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि चैप्टर बहुत लेंदी है, सिलेबस जो है लेंदी बहुत है, क्योंकि 7-8 चैप्टर शुरुआत में है, 7-8 चैप्टर, और दूसरे वाले भाग में भी 7-8 चैप्टर है। तो मुख्य रूप से तो ये सभी चैप्टर मिला करके कुल मिलाकर के 15-16 चैप्टर होंगे, 15 से 16 चैप्टर केवल फिजिक्स में। अब तक बच्चों आप लोग जो पढ़ रहे थे साइंस, देखो 9th में 10th में आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और मैथमेटिक्स में बायोलॉजी को, इन तीनों चीज़ों को आप एक में ही पढ़ रहे थे, एक सब्जेक्ट में ही पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो आपको सिखाया जा रहा था, वहाँ पे उसका मकसद जो था, वहाँ पे केवल आपको रूबरू कराना था। जैसे मतलब आपको वहाँ पे बताया जा रहा था कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है। जैसे मतलब 9th में पहले आपको पढ़ाया गया, मतलब एक चीज़ बच्चों को ध्यान दो, आप अगर 11 का सिलेबस देखोगे ना, तो जो आपने 9th में पढ़ा, ठीक, जो आपने 9th में पढ़ा उतना तो पूरा है 11th में, उतना पूरा है। और उसके बाद थोड़ा सा उसका 6th का है, 7th का भी है, थोड़ा सा केवल, जैसे देखिए 9th में भी आप पढ़े होंगे, गति आपने पढ़ा है, कार्य आपने पढ़ा है, ध्वनि आपने पढ़ा है, ये तीनों चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे गति जो है, एक विमीय गति भी पढ़ोगे, समतल में गति पढ़ोगे, कार्य आप पढ़ोगे, कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य पढ़ोगे, ठीक। मतलब टॉपिक तो उतने ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा अधिक नॉलेज दिया जाएगा। अब तक केवल आपको एक परिभाषा उसका बताया जा रहा था, थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था, इंट्रोडक्शन। अब आपको बताया जाएगा कि उसका यूज कैसे होता है, मतलब उसमें भी बताया जा रहा था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा डीपली बताया जाएगा ना। तो आप जैसे जैसे सिलेबस को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। जो हमारा फिजिक्स होता है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक। आप अगर अच्छे से पढ़ो, मतलब लापरवाही नहीं करोगे, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप रेगुलरिटी बनाए रखिए पढ़ाने में। आपका जो भी मकसद हो, अगर आप IIT JEE निकालना चाहते हो या नीट की तैयारी करना चाहते हो, तो ये सारे सिलेबस जितना 11 में है और जितना 12 में है, यही सब आता है, और इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा काम देंगी। चलिए, तो बिना टाइम गवाएं शुरू करते हैं आज का लेक्चर फिजिकल बॉडी के बारे में। तो बच्चों, फिजिकल वर्ड बताने का मकसद ये रहता है, देखिए ये जितना चीज़ें आपको इसमें बताया जाएगा, निचोड़ है, जितना आप कक्षा 11 में पढ़ोगे, कक्षा 12 में पढ़ोगे, उन सभी चीज़ों का निचोड़ आपको दे दिया है किसमें, फिजिकल वर्ड में। मतलब पूरा आपको एक में ही उठा करके दे दिया है। जैसे इसको यदि आप स्किप भी कर दो, मतलब अगर आप अभी ना पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पूरा अगर बाद में आप 11 का पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, 12 का पूरा पढ़ लोगे, तो जितना इसमें दिया गया है ये चीज़ें आपको समझ में आएगा कि देख करके, ठीक है। तो अभी हम फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें जानेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हम ये जानेंगे कि ये जो फिजिकल वर्ड है बच्चों, ये क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि कैसे क्या हमारा फिजिकल जो वर्ड है ये कैसे। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को बता दो कि जो साइंस होता है, साइंस जो है इसमें आप बहुत से नियम पढ़ोगे ना, बहुत से नियम पढ़ोगे। जैसे न्यूटन का नियम पढ़ोगे आप, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऐसे बहुत सारे नियम पढ़ोगे, तरल दाब का नियम ना, उष्मागतिकी आप पढ़ोगे। ये सारे नियम जितने भी हैं फिजिक्स में बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो आप आज पढ़ रहे हो वो एकदम सत्य है, मतलब प्रूव तो किया गया है, लेकिन बच्चों कोई भी नियम अंतिम नहीं है, मतलब उसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बच्चों आपको मैं एक उदाहरण बताऊँ, तो देखो, जैसे देखो सबसे पहले आप पढ़ोगे, आपने 9th या 10th में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले बच्चों आपने पढ़ा डाल्टन का परमाणु मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल में आपने पढ़ा। तो
बोर्ड और जो डाल्टन का परमाणु मॉडल था, ऐसा नहीं है कि तुरंत वो गलत हो गया। फिर बाद में जब अधिक जानकारी प्राप्त हुई, वैज्ञानिक जब अपना और नॉलेज किए तो उन्हें पता चला कि इसमें कुछ कमियां हैं, तब इसको सुधार किया गया ना। तब फिर उसके बाद आया किसका नियम आया था, उसके बाद आया था तरबूज मॉडल आया था ना। हाँ, तरबूज मॉडल। किसका तरबूज मॉडल? जे थॉमसन। जे थॉमसन। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि इन्होंने अपना बताया, ये चीज़ें मानी गई, कुछ वर्षों तक इसको माना गया। फिर उसके बाद जब और जानकारियाँ प्राप्त हुई, जब इनके बारे में पता चला कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो ये गलत हो गई। मतलब नियम तो ये भी था ठीक, लेकिन ये अंतिम नियम नहीं था। मतलब ये कंफर्म नहीं था कि यही 100% बच्चों ना, 100% फिजिक्स में कुछ नहीं होता है। फिजिक्स में केवल आप वही चीज़ें पढ़ोगे कि मतलब हाँ, वो सिद्ध कर दिया गया है। जैसे जो न्यूटन का नियम है, न्यूटन का जो नियम है उन्होंने जो बताया है वो सारी चीज़ों पर लागू हो रहा है, लागू हो रहा है, तो उसको माना जा रहा है कि सही है। लेकिन अगर जैसे देखिए, अभी जो आप पढ़ोगे, जो कक्षा 11 में आप पढ़ोगे, मतलब केमिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे बच्चों, केमिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या, आप पूरा फिजिक्स जो पूरा केमिस्ट्री पढ़ोगे, हाँ, उसमें पूरा आप देखो, सबसे पहले तो आप पूरा कण, जो पदार्थ होता है पदार्थ, उसको कण समझ करके पढ़ोगे। पदार्थ की जो प्रकृति रहेगी मतलब कण के रूप में रहेगी, मतलब जो उसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई रहेगी वो कण रहेगी, पदार्थ कण रहेगी। लेकिन बच्चों जो ठीक है, आप कण के सिद्धांत से पढ़ोगे, और जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कण होता है वो तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो ऐसा तो नहीं कि ये पूरा गलत हो गया ना, इसमें कुछ ना कुछ बिना इसकी जानकारी के आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जैसे अगर हम बात करते हैं कण, जैसे पहले तो ये पता चला, जैसे डाल्टन ने पहले बताया, मतलब सॉरी हाँ, सबसे पहले डाल्टन ने बताया, तो लोगों को एहसास हुआ कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए ना। डाल्टन ने क्या बताया, जो भी बताया था कि परमाणु जो होता है सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब उसके बाद इनका नियम गलत हो गया ना। रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों का परिगणन से किया था, आपने 9th में 10th में ये सब पढ़ा होगा। तो जो चीज़ें आप पढ़ोगे, मतलब पहले जो माना जाता है उसी के आधार से, मतलब उसमें कुछ उसको सही करके, उसमें जोड़ करके आगे बढ़ा जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, जब तक आप गलतियां नहीं करोगे, गलतियों से आप आगे बढ़ोगे, गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ा जाता है। ये नहीं कि अगर उसमें गलती है ये सोच करके कि वो गलत है, हम पढ़े ही नहीं, तो वो नहीं होता। जैसे केमिस्ट्री में बच्चों आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, लेकिन उन सभी अपवादों को जब आप अच्छी तरीके से जानोगे ना, तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। वो अपवाद नहीं होता है, वो सब नियम होता है, लेकिन उसको दिखाया जाता है अपवाद के लिए। तो आप उसको अच्छी, मतलब किसी भी चीज़ का दो मेल का अर्थ होता है ना। पहला तो उसका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अर्थ होता है, और दूसरा उसका होता है नेगेटिव। तो आप हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहिए, नेगेटिव की तरफ ना रहिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव ले लोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, आइए, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से धैर्य बना करके पढ़ना है। हाँ, आपको केवल उन्हीं टॉपिक को नहीं पढ़ना है जो सिलेबस, मतलब जो केवल एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है ना। आप सभी टॉपिक्स को पढ़िए, अच्छे से जानकारी प्राप्त करिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइंस क्या होता है, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और जो फिजिक्स है ये साइंस का एक पार्ट है ना। तो देखिए साइंस क्या होता है, ये CIENCE, साइंस। साइंस मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं विज्ञान। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान मतलब किसी भी विषय का, किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं कर्मबद्ध ज्ञान साइंस कहलाता है ना। तो क्या, एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए किसी भी विषय का सुव्यवस्थित
क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और जानते हो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध के साथ से सुसंगठित भी होना चाहिए। सुसंगठित, हाँ। अच्छा, अगर इसको आप अच्छे तरीके से देखो बच्चों तो क्या कहना है, किसी भी विषय का मतलब किसी भी टॉपिक का या किसी भी सब्जेक्ट का ना, किसी भी सब्जेक्ट का जानकारी, सब्जेक्ट का क्या, नॉलेज मतलब किसी भी टॉपिक का या सब्जेक्ट का नॉलेज प्राप्त करना, मतलब कुछ हमें करना नहीं है। कहीं से भी अगर हम किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब वो साइंस है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब आप साइंस कार्य कर रहे हैं, आप साइंस समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो ज्ञान ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, गलत ज्ञान हो, ठीक। जो ज्ञान आप प्राप्त करो वो सही होना चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, मतलब किसी निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। उसके बाद क्रमबद्ध होना चाहिए, मतलब कर्मागत होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी टॉपिक हो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप तो उसके क्रम वाइज को पढ़िए, ये नहीं कि आपने पढ़ लिया, प्रत्येक पढ़ लिया। ठीक है, देखिए सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध का मतलब है क्रम से आप पढ़िए। ये नहीं कि पहला चैप्टर आपने पढ़ा उसके बाद तीसरा चैप्टर पढ़ लिए, दूसरा चैप्टर आपने छोड़ दिया, तो क्रमबद्ध नहीं होगा। आपको क्रमबद्ध पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको क्रमबद्ध पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक बच्चों बताऊंगा आपको। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे आखिरी तक तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ ना। क्रमबद्ध ज्ञान और सुसंगठित भी होना चाहिए, मतलब उसको सिद्ध किया गया हो। संगठित मतलब ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट बेसन में, जैसे मैंने बच्चों ने बताया कि ऑब्जेक्ट बेसन किया जाता है फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ या मतलब बायोलॉजी में ऑब्जेक्ट बेसन किया जाता है, उसके आधार पर नियम निकाले जाते हैं ना। और वो नियम जो होना चाहिए वो सुसंगठित होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, किसी भी टॉपिक का आपको पता चलेगा ना साइंस क्या होता है। साइंस किसी भी विषय का सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है, किसी भी विषय का। और टॉपिक में क्या होना चाहिए, वो टॉपिक हो सकता है फिजिक्स का भी हो, वो केमिस्ट्री का भी हो सकता है ना, वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का भी हो सकता है, या किसी भी साइंस का हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इससे फिजिक्स क्या होता है। अब तक आप लोग कक्षा 9th और 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस सभी को क्या साइंस के अंतर्गत तो पढ़ते आ रहे हो, तो मतलब आप जान ही रहे, जानकारी आप प्राप्त कर रहे थे ना। तो ये चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें क्या थी, टॉपिक थी। ये सारी चीज़ें क्या थी, विषय था। ये सारा चीज़ें क्या था, विषय था। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट था, विषय था ना, ये सारी चीज़ें विषय था। आप पढ़ रहे थे साइंस। बच्चों अब देखिए यहाँ पे आपको और अधिक जानकारियाँ प्राप्त करनी है, ठीक है। आपको और उच्च लेवल पे जाना है, इसलिए यहाँ पे देखिए फिजिक्स को अलग कर दिया गया। जैसे आप 11 में आए, फिजिक्स को अलग चैप्टर बना दिया, मतलब अलग विषय बना दिया गया। केमिस्ट्री को अलग बना दिया गया, बायोलॉजी को अलग बना दिया गया। अलग बनाने का मतलब ये होता है बच्चों, अगर अलग अलग चीज़ें रहती हैं तो उसको हमें जानकारी प्राप्त करने में आवश्यकता होती है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारा जो पैंट होता है और बुशर्ट होता है, अगर ये दोनों एक में ही बनाए गए, मतलब सी दिया गया है, जितना है इतना है, लेकिन इसको ऐसे सिलाई कर दी जाए तो उसको पहनने में उतना आसानी नहीं होगी ना, जितना आसानी की अलग अलग रहने में रहता है। पहले आप पैंट पहनिए, फिर आप इसको पहनिए ना, अलग अलग पहनिए, तो अलग अलग करने में अधिक ज़्यादा सुगमता होता है, सुगमता, इसीलिए अलग अलग होती है। केमिस्ट्री में कुछ अलग नियम होता है, मतलब सबके नियम कानून अलग अलग होते हैं कुछ ना कुछ, इसीलिए सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया ना। अब देखिए, अब आप यहाँ से जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है,
कैसा ऑप्शन मिलता है आपको? ऑप्शन दिया जाता है चाहे आप बायोलॉजी लीजिए चाहे आप मैथ लीजिए, ये दोनों आपको कंपलसरी रहता है। अगर आप साइंस साइड से हो तो, अगर आप साइंस साइड से हो तो ये दोनों चीज़ें आपको कंपलसरी होती हैं, ये दोनों चीज़ें। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें अगर आप साइंस पढ़ रहे हो ना, मैंने बच्चों को बताया साइंस, साइंस मतलब विज्ञान, और ये जो दोनों चीज़ें होती हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों चीज़ों के बिना आप अच्छे से साइंस के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों यहाँ पे मैथ को तो ऑप्शन दे दिया गया लेकिन केमिस्ट्री को ऑप्शन नहीं दिया गया। जैसे ये नहीं है कि आप चाहे केमिस्ट्री को लीजिए चाहे बायोलॉजी को लीजिए, आपको ये दोनों कंपलसरी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ना, इन्हीं दोनों चीज़ों से आगे की चीज़ें बनती हैं, इन्हीं दोनों चीज़ों से आप आगे अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो चलो बच्चों, आप लोग 11 में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री यदि आपको अभी तक लगता है कि बहुत कठिन है तो कुछ कठिन नहीं है, केवल आपको धैर्य बनाए रखना तो अच्छे से पढ़ना है ना, ठीक है? आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आती रहेगी। चलिए देखिए बच्चों, आप ध्यान लगा कर पढ़िए। आप जैसे मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, आस-पास में मतलब कुछ अलग भी, शायद कुछ अलग उसमें नॉइज जा रही है आपके पास, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात के 10 बज रहे हैं, 10 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसीलिए कि ज़्यादा नॉइज ना हो, लेकिन फिर भी देखिए कुछ ना कुछ नॉइज आ रहा है, उसके लिए बच्चों माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, मैं कोशिश करूँगा कि नॉइज ना आए। देखिए साइंस आप जान गए क्या होता है, साइंस जान गए ना, साइंस आपको पता चल गया। अब बात करते हैं फिजिक्स क्या होती है, क्योंकि हम फिजिक्स को ही डील करने वाले हैं। तो फिजिक्स से डील करते समय देखो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स मतलब भौतिकी, भौतिकी मतलब फिजिक्स जो होता है ना, इसको प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है, प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जा सकता है, प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फिजिक्स में हम भौतिक जो प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं उसको हम देख करके ऑब्जर्वेशन करके उस पर आधारित घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, मतलब अच्छी तरीके से उसको हम अध्ययन करते हैं, वो हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। भौतिकी जो है वो प्रकृति का अध्ययन है, प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने देखो सूर्य को देखा, मतलब सूर्य के बारे में जानकारी पहले प्राप्त किया, बताया गया कि पहले जो सभी ग्रह होते हैं सूर्य के चक्कर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये बताया गया कि पृथ्वी गोल है। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशन से पता चलती हैं ना, ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करना, उन्हीं सभी चीज़ें से पता चलती हैं फिजिक्स मतलब क्या है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं फिजिक्स के अंतर्गत। अब देखिए अगर बात करते हैं प्रकृति की, यहाँ पे देखो प्राकृतिक विज्ञान मतलब प्रकृति के बारे में अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन। ठीक, अब देखिए प्रकृति में आप मुख्य रूप से क्या क्या पाते हैं। प्रकृति में आप देखते हो कुछ वस्तुएं रहती हैं ना, वस्तुएं रहती हैं, और वे मतलब उनकी कुछ वस्तुएं मतलब क्या होती हैं, आप देखते हैं कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु गतिमान है ना, तो आखिर इसमें गतिमान क्यों है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऊर्जा है, क्योंकि बच्चों कार्य कर रहा है, मतलब गतिमान है तो मतलब कार्य कर रहा है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, तो उसमें ऊर्जा है। तो मतलब जो पूरा प्रकृति हमारा है उसमें जितने भी हैं वस्तुएं हैं और ऊर्जा है। और बच्चों जो वस्तुएं होती हैं, अगर इसकी भी सूक्ष्म में कह दिया जाए तो वस्तुएं हमारी पदार्थ से बनी होती हैं ना, वस्तुएं जिनसे बनी होती हैं पदार्थ कहते हैं, और पदार्थ को ये द्रव्य कहते हैं। मतलब पूरी प्रकृति में हमें द्रव्य और ऊर्जा है, ठीक, द्रव्य और ऊर्जा, इन्हीं दोनों चीजें को आपको पढ़ना है बच्चों। ऊर्जा के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, और केमिस्ट्री, मतलब ये दोनों चीजें फिजिक्स में भी रहेंगी और केमिस्ट्री में भी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड या प्रकृति, नेचर, साइंस जो होता है ना, साइंस हमें ज्ञान दे लाता है। तो ये दोनों चीज़ें फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे की पूरक है। अगर आपको अच्छी तरीके से फिजिक्स आ रही है तब आपको अच्छी तरीके से केमिस्ट्री भी समझ में आएगी, और अगर आपको अच्छी तरह से केमिस्ट्री आ रही है तो आपको फिजिक्स भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ना।
तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य जो होता है, मैं वैसे बता दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं कर रहा हूँ। द्रव्य जो होता है, द्रव्य मतलब पदार्थ। देखिए हमारे आसपास में बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं किसी न किसी चीज़ से बनी होती है ना, तो वही जिस चीज़ से वो बनी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। अच्छा, जो पदार्थ होता है बच्चों, पदार्थ क्या होता है? उसका द्रव्यमान होता है ना, उसका द्रव्यमान होता है। और देखिए कोई कुछ पदार्थ छोटे होते हैं, जैसे ये बोर्ड देखिए बड़ा है, ये मार्कर छोटा है, तो ये ज़्यादा स्थान दे रहा है, ये कम स्थान दे रहा है। उनका द्रव्यमान होता है, वे उसका आयतन भी होता है, मतलब वो स्थान घेरती है, वे स्थान घेरती है। और बच्चों इनको अगर हम हाथ से छूते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इनका एहसास होता है, ठीक है। तो द्रव्य हो गया। ऊर्जा क्या होती है? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप जीकेडी में पढ़ोगे। तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा जो होती है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा हमारी जो होती है, ऊर्जा के कारण ही हमें कार्य करना संभव होता है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। आप केवल ऐसे समझिए, इसको लिखना नहीं है, इसको केवल आप समझिए, केवल आप सुनिए, इसको सुन करके आप समझ सकते हैं इसको ना। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा बच्चों, मेरे ख्याल से ना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखिए थोड़ा सा इसमें मैं और बता दूँ, आप बच्चों बहुत सारी जानकारी पढ़ोगे। देखो पहले तो ये माना जाता था ना कि जो द्रव्य होता है और जो ऊर्जा होती है ये परस्पर अनिर्भर है, मतलब एक दूसरे के कोई इनपे कोई संबंध नहीं है। लेकिन बच्चों आइंस्टीन थे, वैज्ञानिक थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, ठीक है। और ये वाला E = mc², ये सिद्धांत दिया। इसके आधार पर ये पता चलता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मतलब द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्य में, दोनों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप बाद में पढ़ोगे अच्छे से, डिटेली से। इसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बताया है, अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो समझ में तो आप लोग एक बार फिर से इसको या तो फिर से देख लीजिए, या तो आप खुद किताब से एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अपना टाइम बर्बाद मत करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप उन सबसे भी पढ़ सकते हो बच्चों। अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आप यहीं पर पढ़िए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप कमेंट करिए। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं उसको 100% कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। जैसे यदि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ तो वो भी बताइए, आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है, हम उसको सुधार करेंगे। देख लीजिएगा जो इसमें है ना, जो पहला चैप्टर है, इसमें देखिए कुछ वैज्ञानिक है ना, जैसे एक तरफ वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है, उसके तरफ उनका कार्य दिया गया है, मतलब वैज्ञानिक इधर है और उन्होंने क्या कार्य किया है, फिजिक्स में क्या कार्य किया है उसको बताया गया है। तो इन सभी चीज़ों को यदि आप पढ़ना चाहो तो इसे ऊपर ऊपर देख लीजिए। ये सभी चीज़ें आप 11 और 12 जब पूरा पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जितना इसमें दिया गया है वो केवल उठा करके, मतलब किसी चैप्टर से पहला उठा लिया, दूसरे से दूसरा, इन सभी चीज़ों को उठा करके यहाँ पे रख दिया गया है, आपको दिखा रहा है ये सब चीज़ें, ठीक। आपको अभी बड़ा लग रहा होगा ना बहुत सारे, लेकिन उन सभी को आप अच्छे से समझ पाओगे, एक एक टॉपिक को आप अच्छे से समझोगे, ठीक है ना। जितने भी अच्छे से, जितने भी नामक कार्य दिया हुआ, ये सभी चीज़ें आप अच्छे से जान पाओगे। हाँ, अब देखिए बात करते हैं थोड़ा सा भौतिकी का कार्य क्षेत्र, मतलब भौतिकी कितना, इसमें कार्य कितना। जैसे बच्चों देखो भौतिकी फिजिक्स में जो होता है, आप छोटे से छोटे वस्तु से लेकर के, जैसे मतलब कण से लेकर के बड़े बड़े, मतलब चांद तारे हो गए ना, सूरज हो गया, ग्रह हो गए, इन सभी के बारे में देखो अध्ययन किया जाता है। तो मतलब एक तरफ तो सबसे छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी। और दूसरी तरफ बच्चों बड़ी चीज़ों का स्थूल, स्थूल भौतिकी। सूक्ष्म भौतिकी होता है और स्थूल भौतिकी होता है।
ना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो ये स्थूल भौतिकी है, इसके अंतर्गत आप जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे ऊष्मागतिकी हो गया ना, ऊष्मागतिकी हो गया, प्रकाशिकी हो गया, प्रकाशिकी हो गया ना, और मैकेनिक्स हो गया, दोलन, दोलन आप पढ़ोगे इसमें, दोलन तथा तरंगे, ये सारी चीज़ें मतलब जो हम स्थूल रूप में देखते हैं, जो बड़े बड़े आकार का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब जिसमें मतलब उसका आकार जो मतलब उसकी तुलना में एकदम छोटा नहीं होता, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो होती है स्थूल भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। तो यही स्थूल भौतिकी को आप कक्षा 11 में पूरा पढ़ोगे। 12 में आपको सूक्ष्म भौतिकी के बारे में पढ़ना है, उसमें आप नाभिक पढ़ोगे ना, क्वांटम सिद्धांत पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आती हैं सूक्ष्म भौतिकी के अंदर। मेरे ख्याल से इस पर टाइम वेस्ट करना सही नहीं होगा, जितना चीज़ें मैंने बताया इतना आप समझ लीजिए, इतना ही बहुत काफ़ी है। और आगे बच्चों जितना इसमें है आप एक बार पूरा चैप्टर देख लीजिए। इसमें बच्चों कुछ दिया गया है, कुछ नियम दिए गए हैं, मतलब कुछ ऐसे नियम हैं जो हमेशा लागू होंगे, ठीक है। उसको हम कौन सा नियम कहते हैं, मूल नियम कहते हैं, मूल नियम। जैसे संवेग संरक्षण का नियम हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हो गया, और आवेश संरक्षण का नियम हो गया। ये सारी चीज़ें बच्चों आप आगे पढ़ोगे क्लासेस में, जैसे जैसे आप आगे जाओगे, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर से हम बात करेंगे मात्रक तथा मापन से, ठीक है। इसमें हम कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ना आप जब आगे के चैप्टर्स को पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। टाइम वेस्ट करने के का क्या फायदा होगा, ठीक है। तो कल से हम अगले लेक्चर में बात करेंगे हम मात्रक तथा मापन। हाँ, इससे संबंधित मतलब इसमें से संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए। हम ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।